अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक को डिफाइन करेंगे, इसके बाद में आपको इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगी, इसकी कंपोजिशन बताऊंगी एंड इसकी डिफरेंट मैकेनिज्म है कि हमारे पास ये किस तरह का बनता है और कौन कौन सी थ्योरी जो है वो हमने यूज़ की थी फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन हमारे पास जो होगा वो लाज़मी फैक्टर है। ये वाला डेफिनिशन हमें दिया था आप लोगों की 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं थे कि हमारे पास द स्टडी ऑफ कंपाउंड व्हिच कंटेनिंग अ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नाउन एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि ये वाले डेफिनिशन जो है हमारे पास जो है वो इनसफिशिएंट थी। इसके बाद हमने सेकंड जो है आपकी डेफिनिशन दी, जिसको हम कहते हैं द इसको हम ऐसे में डिफाइन कर सकते हैं द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ये मतलब है कि हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसके हम पास हमारे पास कोई भी जो है इसके साथ हाइड्रोजन लगे हो। तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है दैट विल बी आइडेंटिकल एटम। तो हम इस हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप के साथ रिप्लेस करके दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारे पास जो मीथेन है दैट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। अगर हम उससे ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करें तो हमारे पास बनता है आप लोगों का हाइड्रोजन रिमूव करने एक हाइड्रोजन रिमूव करने से हमारे पास बनता है CH3NCl दैट इज इथाइल हैलाइड, जो कि हमारे पास अनदर अल्काइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है दैट इज अ डेरिवेटिव। इसके अलावा हम मोस्ट एक्यूरेंटली दूसरा एग्जांपल भी डिफिनीशन इसकी कर सकते हैं, वो है अच्छा, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जितनी भी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, उनमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का होना लाज़मी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है मोस्ट ऑफ द सेल्स दे आर मेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए। इसके अलावा एटीपी हो गया, जितने भी हमारे पास सारे मैकेनिज़्म काम करते हैं, वो हमारे पास बनता है आप लोगों की कंपाउंड व्हिच इज़ नोन एज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं इसकी कंपोज़िशंस पे बात करूँ, तो हमारे पास इसमें आता है इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है एटम्स आता है, ग्रुप्स आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन तो लाज़मी होना चाहिए, इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस भी बाज़ औक़ात ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है ये प्रेज़ेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ अ फ्यूल। जितने भी हम आजकल फ्यूल यूज़ करते हैं, चाहे वो आप लोगों का सीएनजी है, गैस है, नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड गैस है, एलपीजी है, ये सारे हमारे पास आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्यूल। फ्यूल के अलावा हमारे पास आप लोगों के प्रोटीन के मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारी एग्जांपल हमारे पास आती हैं आप लोगों के ऑर्गेनिक कंपाउंड में। डेली लाइफ में अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आम लाइफ में आपके फूड मॉलिक्यूल से लेकर कपड़ों तक, ड्रेसिंग में नायलॉन के ड्रेसेस होते हैं, लेलन के ड्रेसेस होते हैं, या हमारे पास ऐसी आजकल ड्रेसेस मिलती हैं जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक चीज़ों से बनती होती हैं। सो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो मेडिसिन्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मोस्टली एंड मेजॉरिटी दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, डाइज़ में, टेक्सटाइल में भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है बहुत बड़ा रोल है। इन जितने भी कंपाउंड हम यूज़ करते हैं दैट आर कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो सबसे अहम बात है कि इसको ज़रा थोड़ी-सी इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो अर्लियर 18th सेंचुरी में लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे, सारे कंपाउंड को दे डिवाइडेड द ऑर्गेनिक, दे जितने भी कंपाउंड थे एग्जिस्टेंस, उन लोगों ने उसको डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था अंडर द टू कैटेगरी। एक था हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड था हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन दोनों चीज़ों को उन लोगों ने डिफाइन करना था, तो वो लोग कैसे डिफाइन करते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास मिल्क हो गया, तो मिल्क को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, इस वजह से इसलिए उनको नाम दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे पास ऑब्टेन होते हैं नॉन लिविंग थिंग से, तो उन लोगों ने उसको नाम दिया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन आजकल हमारे पास आज ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास जिसमें मेरे पास कार्बन मौजूद होता है, लेकिन हम उसको एज़ अ कार्बन कंसिडर नहीं कर सकते। देखिए हमारे पास उसकी एग्जांपल है स्टील। तो स्टील में भी हमारे पास 0.2% जो है कार्बन मौजूद होता है, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करते अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बल्कि इसको हम सब ब्रांच में रखते हैं जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे हमारे पास यूरिया हो गया, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया,
इसके अलावा हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गए, इन सारे में हमारे पास कार्बन मौजूद होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम इसको अलग ग्रुप में रखते हैं, जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। जो जितने भी पुराने ज़माने के लोग थे, जिन लोगों ने ये क्लासिफ़िकेशन दी थी, तो उन लोगों ने यही कहा था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, वो सिर्फ़ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज़्म ही बना सकता है, बाकी जो है इनऑर्गेनिक या लैब में हम उसको नहीं बना सकते। तो इस वाले थ्योरी को जो है रिजेक्ट किया गया था इन 1885 में। 1885 में हमारे पास एक केमिस्ट आया था ब्राज़िलस का। उसने एक जो है थ्योरी पेश की थी। उसने क्या कहा था कि ये हमारे पास वो थ्योरी वाइटल फ़ोर्स थ्योरी को इसने रिजेक्ट किया था। वाइटल फ़ोर्स थ्योरी में हमारे पास ये था कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़्म ही ओनली द सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाकी जो है जितने भी हमारे पास कंपाउंड है वो उनको नहीं बना सकते। क्योंकि उन लोगों का ये अक़ीदा था, ये मानना था कि हमारे पास एक ख़ास तरह की एक सुपरनेचुरल फ़ोर्स होती है, जो कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज़्म में होती है, बाकी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़्म में हमारे पास नहीं होती। तो अगर ये सुपरनेचुरल फ़ोर्स अगर लॉ नॉन लिविंग में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। तो ब्राज़िलस ने इस थ्योरी को जो है रिजेक्ट किया था थ्रू एक्सपेरिमेंट। उसने कहा था कि नहीं, आपकी ये थ्योरी गलत है, बल्कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो नॉन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने क्या किया था कि इसने जो है अमोनिया लिया था, अमोनियम साइनाइड। इसने अमोनियम साइनाइड लिया था। अच्छा, अमोनियम साइनाइड को अगर हम देख लें, तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि हमारे पास कार्बन मौजूद है, तो इस वजह से ये हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर है। नहीं बच्चे, इसमें हमारे पास क्या होता है कि कार्बन नाइट्रोजन हमारे पास एज़ अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करता है। तो ये हमारे पास कार्बन नहीं, बल्कि ये हमारे पास सायानो ग्रुप है। इस वजह से ये हमारे पास जो है ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। प्योरली यूरिया हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसने क्या किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को जो है हीट किया, उससे हमारे पास जो है प्योरली ऑर्गेनिक चीज़ बनी, जिसको हम कहते हैं, ओह सॉरी, इसमें हमारे पास जो था ये अमोनियम साइनाइड लिया था। ये हमारे पास अमोनियम साइनाइड है। जब इसको डिकम्पोज़ किया, तो हमारे पास बनता है आप लोगों का यूरिया। यूरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज़ अच्छा, यूरिया में इस वाले फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अमाइड, जिसमें आप लोगों के पास कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड सेकंड में हमारे पास अमोनिया ग्रुप होता है, तो इस वाले हमको होते हैं अमाइड। इन अमाइड हमारे पास बेसिक फंक्शनल ग्रुप हैं आप लोगों के यूरिया के मॉलिक्यूल के। तो इस वाले थ्योरी ने हमारे पास ये वाले एक थ्योरी गलत साबित की थी कि हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म ही जो है आप लोगों के ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके कंपाउंड को नहीं बना सकते। तो इस तरह हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो रिजेक्ट हो गई थी बाय दिस एक्सपेरिमेंट। इस वाले एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे जो है लोगों ने परफॉर्म किया, एंड जो है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो है चीज़ें उन लोगों ने बताई, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, आपकी जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी दैट विल बी रिजेक्टेड।